हेलो हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार हमारी यूपी जीके है। आपका खाकी अगेन बैच और थानेदार बैच दोनों में कंबाइंड चली हुई यूपीजीके की वो कक्षा जो आपकी परीक्षा के लिए एक मूल्यवान सिद्ध होने वाली है। तो अंजलि हमारे साथ, राधे राधे सर जी, राधे राधे। चांदनी गुड इवनिंग सर, यूजर जी और तान्या पांडे, शिखा मिश्रा जी और रामानंद प्रजापति भी हमारे साथ हैं। चलो तो एक बार पहले ठीक है, अब उड़ने स्टार्ट हो गई। तो सचिन राजपूत जी, विवेक, मुन्ना दिवाकर, रियाज, सोनू और यहां पर देख पाऊं तो सभी मेरे साथी स्पीड के साथ मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, वो टॉपिक जो कि हमारा परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। चाहे मैं बात करूं मतलब कि इनमें यदि हम देखें, वो सितार वादक, चाहे वो शहनाई वादक हों, चाहे वो गंगूबाई हंगल प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हों, ये सारे के सारे पॉइंट, वो सभी के सभी फैक्ट आप सभी को मैं इस कक्षा में करा रहूंगा। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, ये आपका पीडीएफ के द्वारा, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक, और यदि हम इसे हाथ के द्वारा कराएं तो कम से कम ना है 10 से 11 कक्षाओं में समाप्त होगा। इसलिए इसे हम किसके द्वारा, तो पीडीएफ के माध्यम से ही कराएंगे। तो इन पॉइंटों को आप करेंगे और उद्घोष करेंगे हम अपनी इस प्यारी सी कक्षा का। तो सभी की राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय स्वीकार। और इसी के साथ प्यारे साथी ये कक्षा अब हो जाती है स्टार्ट। उत्तर प्रदेश, आप सभी को हेडिंग डाल देनी होगी उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप सभी को मैंने कल टॉपिक से अवगत भी करा दिया, कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश की क्या होगा, तो कला एवं संस्कृति। ये आप एकदम राइट, एकदम करेक्ट कर देना जी। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात होगी। और चलते हैं इस आर्ट एंड कल्चर को लेकर, हम पहले देखते उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। एक शब्द आता है सरची, संस्कृति। पहली बात, ये जो संस्कृति, कला तो सभी को पता ही है, बट संस्कृति शब्द संस्कृत के एक कर धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। पहली बात ये आ जाती कि संस्कृति शब्द, ये जो आपका संस्कृति नोट्स में भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखना है, पढ़ाना जो हम लिख पाए, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। संस्कृति शब्द संस्कृत के कर धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। प्यारे साथी, संस्कृति मनुष्य की बौद्धिक उन्नति का सूचक है। यदि हम बात किसकी करें, संस्कृति शब्द संस्कृत के कर धातु से बना जिसका तात्पर्य होता है करना, और संस्कृति मनुष्य की बौद्धिक उन्नति का सूचक है। संस्कृति जो होगा ये मनुष्य की बौद्धिक उन्नति का सूचक है।
ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है संस्कृति के बारे में। जी सर। प्यारे साथी, आज संगीत कला की बात। उत्तर प्रदेश में संगीत कला का शुभारंभ धार्मिक प्रेरणा से हुआ है। धार्मिक प्रेरणा, पहले मनुष्य मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे। गायन की कोई ऐसी कला का जन्म नहीं हुआ, ना कोई ऐसी वाद्य यंत्र थे, मात्र वो जो भी है आता था और इसी तरीके से आप मतलब कि गाना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और उसी पर नाचना कूदना धीरे धीरे हो जाता है। उसी ने धीरे धीरे चलकर अपना रूप ले लिया। जो संगीत, जो म्यूजिक आर्ट है, इसका यदि हम डेवलपमेंट, इसकी शुभारंभ, इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वो धार्मिक प्रेरणा से हुआ है, जो हमें, जिसका प्रमाण हमें उत्तर वैदिक कालीन सामवेद से प्राप्त होता है। और आप सभी को पता ही होगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्यारे भैया, भारतीय संगीत का, इंडियन म्यूजिक का पिता, भारतीय संगीत का पिता, इस तरीके से आपको लिख देना है जी। भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है किसको? सामवेद को। जब आप सामवेद पढ़ेंगे, उसी में हमारे गायन की जो विद्या, सारेगामा पादा नीसा, जब हम हारमोनियम बजाना सीखते हैं तो सबसे पहले भैया वही सारेगामा पादा नीसा इस तरीके से सिखाएंगे, फिर सीधे जाओ, फिर उल्टे आ जाओ। ठीक है? तो भारतीय संगीत का पिता सामवेद। सामवेद का उपवेद भी है। देखो, वेदों की संख्या होगी 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, भूत प्रेत से छुटकारा, पुराने प्रेम को पाएं। आपने देखा भी होगा, जब हम जाते हैं ना तो रोड के किनारे पर एक तंबू और दुनिया भर की वो जड़ी बूटियां छोटी छोटी शीशियों में और लिखी रहते हैं। ठीक है ना? उसी में जादू टोना, सौतन से छुटकारा, भूत प्रेत, बिछड़े हुए प्यार को पाए मात्र 5 घंटे में। मात्र प्रेमी हो या प्रेमिका का फोटो दिखाओ और भाई साहब प्रेम पा जाओ। तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलो जी, अब नेटवर्क इशू मत करो, नेटवर्क इशू है। अब बात आती सामवेद का एक उपवेद भी होगा जिसका नाम गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को संगीत का विज्ञान माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि हां जी, संगीत का विज्ञान किसे कहा जाता है? गंधर्व वेद को। पॉइंट्स बनाकर लिख लो बिल्कुल। अब ऐसी लिख लेना कि संगीत का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो आप बता देना सर जी। संगीत का विज्ञान गंधर्व वेद, और ये गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। कालांतर में संगीत का धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन में प्रवेश हुआ। गायन, वादन तथा नृत्य के नए नए प्रतिमानों, शैलियों आदि का विकास होने लगा। धार्मिक जीवन के साथ साथ हमारे लौकिक जीवन में भी, चाहे वो गायन हो चाहे वो वादन हो। गायन मीन्स गाना, वादन मीन्स बजाना, नृत्य मीन्स डांसिंग। नए नए प्रतिमानों, शैलियों आदि का विकास होने लगा। भैया जी, भरत मुनि नाम आपने सुना होगा। भरत मुनि का
जी सर, हमने तो सुना है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जिसे संगीत का वाइविल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप सभी को बता भी देना होगा। जी सर, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। आ रही है बात समझ में ना? भरत मुनि। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। और संगीत का वाइविल किसे? प्लीज यूपीजी के पढ़ाओ। अरे थोड़ा सा धैर्य पकड़ लो भैया, ये यूपीजी के ये आ जाओ, ठीक है? और मैं अपने हिसाब से चलूंगा ना कि तुम्हारे। प्लीज यूपीजी के पढ़ाओ, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। मुझे पता है कि कहां से चीज लाकर कहां पहुंचानी है। अब यदि मैं वहां पहुंचाऊंगा, अब बीच में डिस्टर्ब मत कर दियो, ठीक है? आ रही बात समझ में? चलो, भरत मुनि ने किसकी नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे संगीत का वाइविल का। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संगीत का वाइविल किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मतलब कि संगीत का वाइविल नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, ठीक है? तो आप बताएंगे भरत मुनि ने। ये आप सभी को, ये पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा यहां तक पॉइंट लिख देंगे, और ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है? आगे, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन उत्तर प्रदेश। अब वही पॉइंट, उत्तर प्रदेश में संगीत कला का शुभारंभ उत्तर वैदिक काल, ये तो वही पॉइंट होगा। अब हम देखेंगे सर यहां से, प्रदेश में शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक इन द स्टेट। यहां से देखेंगे प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत। अब जैसे मैं बात करूं, शास्त्रीय संगीत 8 हो गए जी। कुचिपुड़ी आपका कहां का है? वो तो सॉरी डांस है, ये तो शास्त्रीय संगीत, अभी तो शास्त्रीय संगीत चल रहा है ना। प्रदेश में शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक इन द स्टेट। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल नाट्य शास्त्र में निहित है। समय के साथ भारतीय संगीत दो अलग अलग धाराओं में विभक्त हो गया। एक प्यारे साथी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, एक कर्नाटक संगीत पद्धति। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम और एक कर्नाटक म्यूजिक सिस्टम। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, आ रही है बात समझ में ना? कौन सी पद्धति की बात? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ठीक है? ठीक है जी। अब देखो, उत्तर भारत में उत्तर संपूर्ण मतलब उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित है। कहने का मतलब होगा, यदि हम, अब हमारा भारत होगा, भारत हो गया, उत्तर भारत में ऊपर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत पद्धति, मतलब कि क्या है सर जी? प्रचलित है। अब हम तो हिंदुस्तानी शाखा को पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी शाखा प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करती है, वही सा रे गामा पादा नीसा। हिंदुस्तानी, और बाद में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 मुख्य विधाएं विकसित हुई। अब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की कौन सी पद्धति प्रचलित है? ये क्वेश्चन यहां से निकल कर आएगा कि उत्तर भारत में कौन से, हां जी, उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो आप हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ये पॉइंट आपका बन गया इंपोर्टेंट। क्वेश्चन आता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, या हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति प्राकृतिक स्वर डॉट सिद्धांत का पालन करती, सप्तक, अष्टक, 9, 10 इस तरीके से, तो आप बताएंगे सप्तक सिद्धांत का पालन करती है।
ये आप जी एकदम राइट करेंगे। इसी के साथ ठीक है, आ रही है बात समझ में, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। अब देखो ये पर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 मुख्य विधाएं विकसित हैं। अब कौन कौन सी? ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमार, होरी, टप्पा, चतुरंग, रससागर, सरगम। इनकी गायन कैसे ना है वैसी माइक ले लिया, गाने स्टार्ट कर दिया। गायन की भी अलग अलग विधाएं, ख्याल, ध्रुपद, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। ध्रुपद मंदिरों में गाया जाता है, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, ठुमरी की वो रानी गिरिजा देवी जब गाया करती थी तो श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। धमार, होरी, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, सरगम, ये वो 10 विधाएं। अब जिसे हम पढ़ेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे ध्रुपद। सर जी संगीत के निश्चित, ठीक है ना, संगीत के निश्चित नियमों में या नियमों से बंधे होने के कारण ध्रुपद कहा जाता है। संगीत के निश्चित नियम हैं, संगीत के निश्चित नियमों से बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। संगीत के निश्चित नियमों से बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। तंबूरे और पखाबज वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट, जब हम ध्रुपद अब किसमें? मंदिरों में गाते हैं। देखो जी, ये हो गया आपका तंबूरा, सितार की तरह होता है, और ये होगी आपकी पखाबज, ढोलक। पखाबज इस तरीके से होता है। इस आपने जब कभी भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में गए होंगे तो आपने एक ऐसी ढोलक देखी होगी जिस पर रस्सी बंधी होती है, और रस्सियों में भैया लकड़ी के गुटका फिट होते हैं। ये आपकी प्यारे साथी, ये आपका पखाबज बन जाता है। ये रही ना, ये पखाबज, एक तरफ से इसका चौड़ा बेस होता है और एक तरफ से छोटा सा, ठीक है। आ रही है बात समझ में जी। अब क्वेश्चन आता है ध्रुपद, एक एक पॉइंट, संगीत के निश्चित नियमों से बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि ध्रुपद में किस वाद्य यंत्र का यूज मीन्स प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे सर तंबूरे और पखाबज का, और इसकी उत्पत्ति मंदिरों में होती। भाई ध्रुपद, बिल्कुल सर, ध्रुपद की उत्पत्ति किसमें हुई? तो आप मंदिरों में बताएंगे। ठीक है जी, यह तो दूरबीन है जी। चलो भाई ठीक है, अब सही चल गई होगी कक्षा, चलते हैं सर। अब क्वेश्चन आता है कि ध्रुपद की उत्पत्ति किसमें? मंदिरों में। इसमें ब्रज और संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जब ध्रुपद को गाया जाता है। इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण, देखो गाया तो कहने का मतलब है ध्रुपद, ध्रुपद का जो मतलब कि उत्पत्ति जो हो जाती है वो प्राचीन काल से आ रहे हैं मंदिरों में। ब्रज और संस्कृत अक्षरों का इसमें प्रयोग किया जाता है जब ध्रुपद को गाया जाता है। तंबूरा और पखावत जैसे वाद्य यंत्र, और जैसे ही अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है इस शैली, इस ध्रुपद को। अकबर के दरबार में 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे, तानसेन, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास। ऐसे बताया जाता है कि जिस समय तानसेन ध्रुपद, ये भगवान के लिए तो भक्ति की जाती है, लीन हो जाते हैं, और जिस समय तानसेन गाया करते थे ना, अनूप तालाब ऐसे बना हुआ था, अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी में। अनूप तालाब मतलब इस तरीके से था, अनूप मतलब ये तो तालाब हो गया, और इसके चारों तरफ इमारत बनी हुई थी। मुगल बादशाह
मुगल बादशाह अकबर का राज सिंहासन सजा करता था। तानसेन के लिए एक मतलब बीच में, तालाब के बीचों बीच बैठने के लिए आसन था। और बताया जाता है कि जिस समय तानसेन गाया करती थे तो इस पानी में, इस तालाब के पानी में भी हलचल हो जाया करती थी। उनकी आवाज में वो दम था, तानसेन। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सर जी। तो ये आप सभी को बताना है, तानसेन, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास, ये किसके दरबार में? ये अकबर के दरबार के तीन श्रेष्ठ गायक थे। और ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर 15वीं शताब्दी में ध्रुपद की प्रचार प्रसार और उसे आधुनिक रूप देने का मुख्य श्रेय भी दिया जाता है। ध्रुपद की वंदिश होती है कंपोजिशंस, मतलब बंदिश मतलब बंधा हुआ। अब ऐसे ना है कि आप ये समझ रहे हो, ठीक है, पानी से आवाज भी आती है, पानी से आवाज ना आया करी, पानी में मतलब कि लहर सी जैसे बन जाती है, मतलब उनकी आवाज में था कुछ। ठीक है, स्थाई बंदिश, स्थाई अंतरा, संचारी आभोग, बोले ना एक अंतरा, और सुनो जी, स्थाई संचारी आभोग, ये आपको लिख देना। और ध्रुपद का डागरी घराना उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डागरी घराना, आ रही है बात समझ में ना? लाइसेंस बनवाने में कितने रुपए लगते हैं? अब मैं यहां लाइसेंस बनवा रहा हूं कि मैं एजेंट टू लाइसेंस का, तुमने बार बार कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं कि लाइसेंस बनवाने में कितने रुपए लगते हैं। अभी मैं कोई डीलर हूं, एजेंट हूं मैं कोई के जो लाइसेंस भी अब बनवा के दूं? ठीक है, चलो। ध्रुपद का डागरी घराना उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। और डागरी जो थे मुस्लिम थे, ये उस टाइम पर, और हिंदू देवी देवताओं का पाठ करते थे। ये मुस्लिम होते हुए भी डागर हिंदू देवी देवताओं का के पाठ करते थे। और आज वर्तमान में डागर परिवार में, आज तो अब तो वर्तमान में पंडित ऋत्विक सान्याल, गुंदेचा बंधु जैसे कलाकारों ने इस विद्या को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। और प्यारे साथी, ध्रुपद मेला वाराणसी व मथुरा में लगता है, आप सभी को पता भी होगा ध्रुपद मेला। अब मैं एक बार देखो जी, पहली बात आता है ध्रुपद। ध्रुपद कुछ नियमों में बंधे होने के कारण, मतलब कि संगीत के कुछ निश्चित नियम होते हैं, उसमें बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। ध्रुपद की उत्पत्ति जो होती है प्यारे साथी मंदिरों में होती है। और ध्रुपद गायन के लिए पखावज और तंबूरे जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और क्या नोट करना है? ठीक है, नोट करना है भैया साथ के साथ। दूसरी बात, ध्रुपद जो ये शैली है, अकबर के टाइम पीरियड में इसे मुगल काल का संरक्षण, मुगल काल में संरक्षण प्राप्त हुआ। और अकबर के दरबार में ध्रुपद के तीन श्रेष्ठ गायक थे, एक तानसेन, एक गोपाल दास और एक हरिदास। प्यारे साथी, ध्रुपद का डागरी घराना जो उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है, और ये डागर जो थे मुस्लिम थे, और मुस्लिम होने के बावजूद भी ये हिंदू देवी देवताओं का पाठ और पठन किया करते थे। आज वर्तमान में डागर जो परिवार, एक पंडित ऋत्विक सान्याल और गुंदेचा बंधु, और आज इन्होंने इस वैश्विक स्थान पर, ठीक है ना, वैश्विक वैश्विक स्थान पर पहचान दिलाई है। ये आप सभी को एकदम राइट तरीके से कर देना होगा जी। यदि आप सभी की आज्ञा है तो आगे बढ़ जाओ सर। ख्याल, अब ख्याल की बात है, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे ख्याल। पहले तो आप ये बताओ कि पॉइंट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे?
जल्दी से क्यों बताएंगे? चलो जी, जल्दी से क्यों बताएंगे भैया? चलें भैया। ओके सर। लिखते तो रहोगे ही, ठीक है ना? लिखते तो आप रहेंगे कंटिन्यू। तो चलो, ये यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। ख्याल। हिंदुस्तानी संगीत की इस शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो, नाम सुना है आपने? अमीर खुसरो। हाँ सर। हिंदुस्तानी संगीत की इस शैली की उत्पत्ति, हिंदुस्तानी संगीत की इस शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। और प्यारे साथी, ख्याल को विशेष प्रसिद्धि जौनपुर की सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी के समय प्राप्त हुई थी। पहला क्वेश्चन आएगा कि ख्याल हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन वर्नी, तानसेन, मानसिंह तोमर। इस तरीके से कि 4 ऑप्शन आएंगे, तो आप अमीर खुसरो वहां पर लगा देंगे। और इस ख्याल की जो ये संगीत पद्धति है, जो शैली है, इसको प्रसिद्धि जो मिली थी एक जौनपुर के सुल्तान थे मोहम्मद सरकी के टाइम पर। ख्याल में संगीत को ध्रुपद की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता रहती है। ख्याल की जो रचनाएं वो बंदिश कहलाती। बंदिश मीन्स बंधा हुआ। अलाप की अपेक्षा, अलाप ना बोलते जाते ऐसा करके, तान को अधिक महत्व दिया जाता है। ये होगा जी। सामान्यतः ख्याल रचना के 2 भाग होते हैं, एक बड़ा ख्याल, एक छोटा ख्याल। धीमी गति से गाया जाता है बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तेज गति से। और प्रदेश में किराना और आगरा घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रदेश में यदि हम देखें जी, एकदम राइट तरीके से। चलो जी, इस पॉइंट को आप लिखेंगे। बड़ा ख्याल धीमी गति में गाया जाता है, छोटा ख्याल तेज गति में। और ये क्वेश्चन आता है कि प्रदेश उत्तर प्रदेश का किराना और आगरा घराना ये किसके लिए? ये आपके ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है। रामपुर रियासत के नवाब थे हामिद अली, तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का किराना व आगरा घराना किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायन के लिए। किसके लिए? ख्याल गायन के लिए। और ये बात समझ में बिल्कुल छी। तो इन पॉइंटों को भी आप एक बार नोट कर लेंगे। एक आता है तराना। संगीत की तराना शैली का विकास भी अमीर खुसरो के प्रयासों से हुआ है। तराना, ठीक है। संगीत की तराना शैली का जो डेवलपमेंट है ना, वो अमीर खुसरो के प्रयासरत हुआ है। ये आप सभी को लिखना है। संगीत की तराना शैली और ख्याल शैली, इन दोनों का डेवलपमेंट अमीर खुसरो के प्रयास से। इसमें लय, लय से न गाते, लय को प्रमुखता दी जाती है। तेज गति में तराना गाया जाता है। उत्तर भारतीय संगीत का तराना दक्षिण भारतीय कर्नाटक
संगीत के तिलाना के समान है। मतलब कि देखो, मैंने शास्त्रीय गायन की दो विधाएं बताई, एक आपकी भैया जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक आपका कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत संगीत का तराना दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के तिलाना के समान है। ये आप सभी को राइट कर देना होगा। ये तराना भी आप सभी नोट। अब तिलाना का प्रयोग अक्सर भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु में शास्त्रीय नृत्यों के समापन के समय किया जाता है। ये भी आप सभी को बताना है। जो तिलाना जो होता है ना भरतनाट्यम, ये आपकी तमिलनाडु वगैरह में डांस शास्त्रीय नृत्य है। ये इसके जब इनके नृत्यों का समापन होता है ना उस समय किया जाता है। ग्वालियर, आगरा, जयपुर, अतरौली में तराना गाया जाता है, लेकिन ग्वालियर घराने का तराना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ग्वालियर, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, आगरा, जयपुर। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? ग्वालियर, आगरा, जयपुर, अतरौली में तराना गाया जाता है, लेकिन ग्वालियर घराने का तराना विशेष प्रसिद्ध है। मेवाती घराना के पंडित रतन मोहन शर्मा एक प्रसिद्ध तराना गायक हैं। तो आप सभी को ये तराना भी नोट कर लेना है स्पीड के साथ, चाहे बाद में 2 की स्पीड कर लेना तब आप नोट कर लेना, बट अब ठीक है ना, याद करते भी चलना है और चीजों को आप सभी को देखते भी चलना है। बाकी ये पॉइंट आप सभी बहुत ही लाजवाब तरीके से कर ही रहे हैं और यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ सर आगे की तरफ आप बढ़ जाओ। ठीक है जी, ये आगे बात समझ में यहां पर? ठीक है, चलो जी भैया, इस टॉपिक को मैं हाथ से ना पढ़ा सकता, ये टॉपिक बहुत लेंथी है। आ रही है बात समझ में ना? ये टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी है, तो इसलिए क्योंकि 10 से 12 कक्षाएं जाएंगी और अब भी जब पीडीएफ के द्वारा कराऊंगा तो 4 से 5 कक्षा ये जाएंगी। ठीक है, चलो आ रही है बात समझ में? अब इसी के साथ आगे ठुमरी। ठुमरी की रानी नाम सुना होगा गिरिजा देवी। ये यूपी पुलिस 2019 का क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी को उनकी शिष्य प्यार से क्या कहकर पुकारते हैं? अप्पा जी। ये क्वेश्चन ही आप सभी को निकालने हैं, बाकी आप देखेंगे। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अत्यंत लोकप्रिय और भाव प्रधान शैली है। अर्ध शास्त्रीय संगीत की एक तो होता है शास्त्रीय संगीत। अब शास्त्रीय संगीत में 2 आएंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और आपका कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। एक अर्ध शास्त्रीय मतलब आधा शास्त्रीय में जाएंगे तो संगीत की श्रेणी में रखा जाता है ठुमरी। ठुमरी गीतों का विषय होता है प्रेम या भक्ति, या तो प्रेम में गाएंगे इसे या हम इसे भक्ति में गाते हैं। ठुमरी गीतों का जो सब्जेक्ट होगा वो प्रेम या भक्ति होगा। लैंग्वेज, इसकी रचनाएं प्राय ब्रजभाषा, अवधी या भोजपुरी में होती हैं। लैंग्वेज जो होगा, जो ठुमरी की रचनाएं भी होती हैं उसे या तो हम ब्रजभाषा में या प्यारे साथी अवधी में या भोजपुरी में। उत्तर प्रदेश में ठुमरी के 2 घराने हैं, एक बनारस और एक लखनऊ। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में ठुमरी के कितने घराने हैं। तो आप बताएंगे सर जी 2। ठुमरी मात्र 2 ही घरानों में गाई जाती। घराना मीन्स होता है घर या परिवार। जैसे कि आप देखेंगे सर जी तबला वादक पंडित किशन महाराज, नाम सुना होगा आपने, वो प्रसिद्ध तबला वादक थे। मतलब कि तबला वादकों का एक अपना घर हो गया। अब जैसे कि ऑनलाइन शिक्षक हो गए, अब जैसे सपोज करो आप ही ले लो, ठीक है, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। अब पूछेंगे दूसरे पड़ोस में बैठे हुए या कोई भी स्टूडेंट आपको मिल जाए कि भैया
किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएसआई की। अच्छा, मैं भी यूपीएसआई की। तो एक मिलाप हो गया। फिर आप दरोगा जी बन जाएंगे तो दरोगा, अब दरोगान का पूर्ण इनका क्या हो गया? एक परिवार सा, एक घर सा। तो इसी तरीके से का हम बात करें, उत्तर प्रदेश में ठुमरी के दो घराने हैं। अब एक बनारस घराना और एक लखनऊ घराना। इन दोनों घरानों में आपका ठुमरी गायन गाया जाता है। सर वाजिद अली शाह नाम आपने सुना होगा, ये कौन है? वाजिद अली शाह होगा अवध का अंतिम नवाब। अवध, अवध का अंतिम नवाब। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको अवध का अंतिम नवाब भी देखने को मिलेगा। नाम होगा वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली थी। ठीक है ना? ये जो ठुमरी है गायन है, और कथक ये आपका क्या होगा साथी? ये आप बता देंगे शास्त्रीय नृत्य होगा। ये आपका कथक और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता। कहने का मतलब होगा जो अवध के जो अंतिम नवाब थे ना वाजिद अली शाह, उन्होंने संगीत पर बहुत जो है ध्यान दिया और इन्हें अपने चरमोत्कर्ष पर, होता है ना एक चीज को ले जाना। अब राजा था उस समय का, तो इसने भैया ठुमरी और कथक को और अत्यधिक लोकप्रिय बनाया, अपने दरबार में इनका प्रचलन करवाया। और ये क्वेश्चन आया था भी, वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया तथा विंदा दीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक वंदिशें तैयार की। वंदिशें मतलब होता है रचना, और वो रचनाएं जो एक सूत्र में बंधी हों। ऐसा नहीं है कुछ इधर उधर की चीजें जोड़ देना, नहीं, एक सूत्र में बंधे रहना, ये पॉइंट होगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब कि अख्तर पिया उपनाम से बंदिशों की रचना किसने की थी? वाजिद अली शाह ने। और सनद पिया के नाम से तो आप बताएंगे विंदादीन ने, मतलब विंदादीन महाराज। ये आप सभी को एकदम राइट कर देना है। और ठुमरी के प्रणेता, प्रणेता का शाब्दिक अर्थ होता है शुरुआत करने वाला। महाराज विंदादीन थे, यही वाले विंदादीन जिन्होंने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की है। ये आप सभी को लिख देना होगा। वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया और विंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें लिखी हैं जी। बंदिश का अर्थ होता है बंधा हुआ, किसी एक सूत्र में बंधना। और बंदिश मीन्स बोलेंगे मतलब कि रचना, किसी की रचना करना और उन्हें एक सूत्र में बांध कर। आ रही बात समझ में ना? चलो जी। अब ये रचना थी अख्तर पिया, इनकी एक पुस्तक है वाजिद अली शाह की अख्तर पिया। और जब हम इस अख्तर पिया को पढ़ेंगे तो हमें ठुमरी की रचना ही रचना, मतलब ठुमरी जो गायन है ना, किस तरीके से गाना, ये सारी चीजें। और सनद पिया, इस पुस्तक की रचना की थी विंदादीन महाराज ने। और ठुमरी की जो शुरुआत करने वाला था विंदादीन महाराज। एक नाम, ये क्वेश्चन आया था, शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों। आ रही है बात समझ में ना? अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शंभू महाराज ने, ठीक है ना, शंभू महाराज ने, अब आगे हम शंभू महाराज, लच्छू महाराज, जितने भर भी महाराज हैं सभी को पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो शंभू महाराज ने किससे? रहीमुद्दीन खान से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी आप जी, ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट कर लो। ये आप जल्दी से कि एक बार कर लो फिर, ठीक है ना। अब पीडीएफ से है तो मैं ज्यादा भी ना लिखवाऊंगा, ऐसे ना है कि मैं लिखवाते ही लिखवाता रहूं। तो आप जो है
चिंता ना करेंगे, ठीक है ना। इन पॉइंटों को और कर लेंगे, 2-4 को, फिर जो है आपकी हो जाएंगी कंप्लीट। बताओ जी, कंप्लीट है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। नाम एक पढ़ा होगा आपने गिरिजा देवी का। ठुमरी की रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ठुमरी की रानी, तो आप बताएंगे प्यारे साथी ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को। यही तो क्वेश्चन आता है कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को। और ये बनारस घराने से थी। सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी गायिका रसूलन बाई, ठीक है ना। ये आप इसे काट देना, ठीक है। रसूलन बाई हो गई आपकी, और ये कर देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्र। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायक थे, ये प्रसिद्ध ठुमरी गायक। अब क्वेश्चन आता है कि सिद्धेश्वरी देवी, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रसिद्ध, हाँ जी, ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किस घराने से है? तो आप बता देना सर जी, बनारस घराना, रसूलन बाई, पंडित छन्नूलाल मिश्र, ये प्रसिद्ध ठुमरी गायक व गायिकाएं, ये आपकी बनारस घराने से। अब क्वेश्चन आता है कि ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। बेगम अख्तर, जिन्हें मलिका ए गजल के नाम से जाना जाता है, ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इनका घराना था लखनऊ, और अयोध्या में जन्म हो जाता है। अब बताऊं कैसे क्वेश्चन आएगा? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? बेगम अख्तर, जिन्हें मलिका ए गजल के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ? अब ये बात आ जाएगी, ठीक है भाई। अब तो जन्म अयोध्या में, और घराना कौन सा था इनका? लखनऊ घराना। मतलब कि इन्होंने जो पढ़ा लिखा गाया वो सब लखनऊ में, ठीक है। चलो, शोभा गुरुटू, निर्मला देवी और गोहर जान नैना देवी, ये सभी की सभी लखनऊ घराने से थी। ये कौन सा घराना इनका बन जाता है सर जी? लखनऊ घराना। बहुत बढ़िया। शोभा गुरुटू, निर्मला देवी, गौहर जान, नैना देवी, प्यारे साथी ये लखनऊ घराने से थी। और ठुमरी में अक्सर राधा कृष्ण के प्रेम और विरह के भावों को दीपचंदीय चांचर ताल में परोया जाता है। एक ताल होती ताल, तो उन तालों को दीपचंदी या चांचर बोला गया है, ठीक है। तो ये और इसे और लिख देंगे, बाकी फिर जो है कल ही अमीर खुसरो को पढ़ेंगे हम, ठीक है। वैसे यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा आपको नोट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन्हें आप जो है लिख देना। क्वेश्चन आएगा कि ऐसी आ जाए कि गौहर जान प्रसिद्ध ठुमरी गायिका किस घराने से संबंधित है? लखनऊ। ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, कभी आप यही सोच रहे हो कि वैसे ही चल जाएगा काम, ठीक है। बस करो, घर भी जाना है, मैं का रोक रहा हूं तो मैं जाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये आप जो है इन्हें करना। और इसी के साथ प्यारे साथी, क्योंकि भाई मैं छोड़ दिया करूंगा, क्योंकि आपको लिखना भी होगा, ठीक है ना, और याद भी करना होगा। सारी चीजें बताऊंगा, घराना वगैरह वैसे मैंने बता दिया, और मैं बताऊंगा। इसी के साथ प्यारे साथी बोलेंगे सभी जय हिंद, जय भारत।